हेलो बच्चों, कल हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद, और इसमें दो आंदोलन हमने पढ़े थे। एक का नाम था रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था, और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में हम देख रहे थे कि जो आंदोलन था हमारा, वो शहरों से बढ़ के गाँव तक पहुँच गया। शहरों के अलावा गाँव तक पहुँचा, और इसमें अब युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में जो चले किसान आंदोलन थे, आदिवासियों के संघर्ष थे, वो भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में एक बाबा रामचंद्र थे, उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। बाबा रामचंद्र इसके पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका जो आंदोलन था वो तालुकेदारों और जमींदारों के खिलाफ था। तालुकेदार जमींदार माने जो आज के समय में जमींदार और उस समय जो ज़मीन के मालिक होते थे उनके खिलाफ था, क्योंकि वो मजदूरों के साथ अन्याय नहीं करते थे। उसमें था किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार माने बिना पैसे दिए काम करवाना। पट्टेदारी के तौर पर देखें तो उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, कभी भी उन्हें उनके पट्टे से बेदखल माने हटा दिया जा सकता था। उन्हें बार बार कहते हैं, किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार ख़त्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला भी किया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा सुनने का उन्हें प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का एक गठन किया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बनी। तो ये जो घटना है कि मतलब किसानों का आंदोलन भी इसमें शामिल हो गया। जो हमारे आज़ादी के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनमें ये आंदोलन भी शामिल हो गए। अब इसमें समस्या ये थी कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था, उसे लगा कि अगर हमने मज़दूरों की बात को ज़्यादा महत्व दिया तो हमसे जो ज़मींदार हैं, बड़े किसान हैं, और ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो क्योंकि किसान मज़दूर जो है ना, अब व्यापारियों के मकानों पर कब्जा करने लगे थे, हमले बोलने लगे थे, मकानों पर लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया। तो इससे गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। महात्मा गांधी का जो स्वराज का आंदोलन था, उसका आदिवासी किसानों ने अलग ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुंडम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में गुरिल्ला आंदोलन फैला। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसके अंदर क्या था कि अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी थी कि मतलब इनमें कोई घुसेगा नहीं, जानवर नहीं चराएगा, ना ही लकड़ी लेने जाएगा। इससे पहाड़ों के लोग गुस्से में थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। इसीलिए लोग नाराज़ थे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। और उसका नेतृत्व किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। या कहा जाए कि वो किसानों, एक प्रकार से आदिवासियों के नेता थे। और सीताराम राजू ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। मतलब इनका मानना था गांधी जी से हटके कि हम हिंसा करें, मतलब मारें अंग्रेज़ों को, तो हम आज़ादी जल्दी पा लेंगे। और उनके इस कथन का मतलब हुआ कि गुंडम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध भी चलाते रहे। गुरिल्ला माने छुपके से वार करना, इसको कहा जाता है गुरिल्ला वार।
इधर जो लोग बागानों में काम कर रहे थे मजदूर, उन्हें भी आज़ादी की भनक लगी, क्योंकि इससे पहले उन्हें क्या होता था, मज़दूरों को जो है ना, असम के बागानी मज़दूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकें। मतलब उन्हें बागानों में क्या है, एक प्रकार से कैद करके रखा जाता था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएँ। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह उनकी पिटाई की। तो इस तरह इन स्थानीय आंदोलनों ये स्थानीय आंदोलन आज़ादी की अपेक्षा से इसमें शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस दुविधा में थी कि हम किसका साथ दें, मजदूरों का साथ दें या ज़मींदारों का साथ दें। कांग्रेस के यहाँ स्वराज के अपने अलग मायने थे। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला था। उनके लिए यह ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। और जब आदिवासियों ने गांधी जी का नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। और जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन के अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे भारत में उसका डंका बज रहा था। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक और आंदोलन जिसे गांधी जी द्वारा चलाया गया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। क्या होता है सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय सहित आज्ञा का उल्लंघन करना। मतलब हम अंग्रेज़ों के दिए गए किसी भी आदेश को नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेज़ हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा का अवज्ञा करेंगे। ये आंदोलन क्यों चलाया गया, इसकी पृष्ठभूमि ये है, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चला रखा था वो 1922 में आके उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसमें हिंसा हो गई थी, चोरी चोरा कांड जो हो गया था, इसलिए गांधी जी ने उससे वापस ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि वे परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं हैं, जिनमें थे CR दास, मोतीलाल नेहरू। इनका मतलब था कि हम अंग्रेज़ों से अलग होकर के आंदोलन न चलाएं, बल्कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के आंदोलन चलाएं। मतलब उन विधान परिषदों में जाकर के अपनी बात रखें उनके सामने कि अंग्रेज़ किस प्रकार से हमारे देश में अत्याचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस के भीतर ही एक स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। इधर कुछ ऐसे युवा नेता भी थे जिनमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, जो और ज़्यादा उग्र आंदोलन चलाने के पक्षधर थे। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में ऐसे दो तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा का एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी मंदी, माने पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी। मंदी का मतलब होता है कि बाज़ार में माल बहुत पड़ा था लेकिन कोई ख़रीदार नहीं था। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा और ऐसी परिस्थिति बनी कि बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में भी उथल पुथल मचने लगी। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की टोरी सरकार, वहाँ टोरी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग बनाकर भारत में भेजा कि ये इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग की खासियत ये थी कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। 1928 में जब ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा
तो उसका जगह जगह लोगों ने विरोध किया और साइमन गो बैक माने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा जवाब ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। मतलब उन्होंने ये तो कहा कि हम भारत को आज़ादी देंगे, लेकिन कब देंगे, कैसी देंगे, इस बात में उन्होंने कोई बात नहीं कही। सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे और कांग्रेस को जो युवा नेता, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो तेज तर्रार नेता थे, उन्होंने जो ना उदारवादी और मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक के पक्ष में थे। तो इनमें दोनों में आपस में टकराहट हुई, जो उदारवादी और कट्टर जो ना तेज तर्रार नेताओं के बीच में। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 30 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ऐसा करके एक नए आंदोलन जिसका नाम है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी तरफ बढ़ रहे थे। नमक आंदोलन क्या था, उसी को नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक यात्रा में ये था कि गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों को लेकर के और साबरमती आश्रम से लेके समुद्र के किनारे गुजरात दांडी पहुँचे और वहाँ पर जो ना नमक बनाने का काम स्वयं किया। इससे पहले कौन करता था इस काम को? अंग्रेज़ स्वयं करते थे। अंग्रेज़ नमक बनाते थे और बेचते थे महंगे दामों पर। गांधी जी ने कहा कि भाई हमारे देश के समुद्रों का बना हुआ नमक हम ही उसे क्यों खरीदें, हम स्वयं क्यों नहीं बना सकते। इसी का नाम है नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके लिए गांधी जी द्वारा 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर ये आंदोलन ख़त्म होना था। 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय करते थे और उनके साथ हज़ारों लोग जुड़ते चले गए और इस तरह से ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया कि अंग्रेज़ी सरकार को इससे बहुत परेशानी हुई और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह एक प्रकार से कानून का उल्लंघन था। तो इसका नाम था आंदोलन का सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब प्रश्न है कि जहाँ समुद्र नहीं थे वहाँ नमक नहीं बनना था, और जगह क्या आंदोलन? तो और जगह दूसरे तरीके अपनाए गए, जैसे शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। लोगों ने जहाँ समुद्र नहीं थे वहाँ पर लोगों ने अंग्रेज़ी सरकार को टैक्स देने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरीके से विरोध किया गया कुल मिलाकर अंग्रेज़ी सरकार का कि हम आपके कानूनों को नहीं मानेंगे। और ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अंग्रेज़ी सरकार को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हुई और उसने इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया और अंत में उन्हें गांधी जी के साथ एक समझौता करना पड़ा जिसका नाम था गांधी इरविन समझौता। बस आज के लिए इतना ही।